हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष पुनः राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस या ऐसा कहें कि भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य को लेकर उपस्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति शास्त्र में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत या प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक शास्त्र में या संविधान में शासन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं काफी गहराई में जाकर के। तो आज हम लोग शासन की दो प्रणालियों के बारे में चर्चा करते हैं जो दोनों एक दूसरे से संबंधित है या ऐसा कहिए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और ये शासन की जो प्रणालियां हैं ये हैं संसदीय शासन प्रणाली बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री एंड वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो शासन की जो ये दो प्रणालियां हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शासन की प्रणाली हो या अन्य किसी प्रकार का विभाजन हो, तो जब शासन की प्रणाली को या अन्य किसी प्रकार के सिद्धांत का विभाजन किया जाता है तो उसका कोई न कोई आधार अवश्य होता है, जैसा कि हम सभी बराबर पढ़ते रहे। तो शासन की जो ये दो प्रणालियां हैं संसदीय और अध्यक्षीय, एक दूसरे के विपरीत हैं। और शासन की जो प्रणालियां हैं संसदीय अध्यक्षीय, इनके विभाजन का आधार है सरकार के दो प्रमुख अंग, विधायिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, और विधायिका तथा कार्यपालिका। विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच संबंध के आधार पर, सरकार के दो रूप होते हैं या शासन के दो रूप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव there are two forms of government or ruling system, both are same। या तो शासन की प्रणाली कहें या सरकार का स्वरूप कहें, दोनों सेम बात है। अब देखें कि ये जो विभाजन है संसदीय और अध्यक्षीय विभाजन है, यह है विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध के आधार पर। तो विधायिका और कार्यपालिका के आपसी संबंध के आधार पर जो संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे पहली विशेषता ध्यान में रखें कि विधायिका तथा कार्यपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच अनन्य संबंध होता है। अनन्य संबंध होता है ना। एक्चुअली क्या है, अनन्य संबंध होता है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्या होता है इसमें कि कार्यपालिका विधायिका के सदस्य होते हैं, कार्यपालिका विधायिका के सदस्य होते हैं। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है हमारे भारत में। तो ये विशेषता हमारे भारत में देखने को मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जहाँ जहाँ भी संसदीय प्रणाली है, जैसे संसदीय प्रणाली का जन्मदाता देश ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में संसदीय प्रणाली प्रचलित है, अपने भारत में भी संसदीय प्रणाली प्रचलित है। तो ये विशेषता देखने को मिलनी चाहिए। तो हमारे भारत में याद रखें कि केंद्र और राज्य, भारत में 3 स्तर की सरकार है, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन 2 ही स्तर की सरकार में संसदीय प्रणाली है, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। स्थानीय स्तर में संसदीय प्रणाली नहीं है। तो केंद्र और राज्य स्तर दोनों में ये विशेषता देखी जाएगी। निश्चित रूप से देखी जाती है
हमारे यहाँ भी विधायिका और कार्यपालिका के बीच अटूट संबंध होता है, अनन्य संबंध होता है। और कार्यपालिका के सदस्य वही हो सकते हैं जो विधायिका के सदस्य हैं, जिनके पास विधायिका की सदस्यता है। अब देखिए कि जैसे केंद्र की बात करें तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा विधायिका है। उन्हीं में से कुछ व्यक्ति को मंत्री यानी कार्यपालिका का पद दिया जाता है। राज्य के शासन की बात करें तो राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं और विधानमंडल के सदस्य को ही मंत्री का पद दिया जाता है, कार्यपालिका का पद दिया जाता है। यहाँ तक कि यह भी प्रावधान है हमारे भारत में या संसदीय प्रणाली में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तत्काल कार्यपालिका का सदस्य, कार्यपालिका की सदस्यता दे दी गई है यानी मंत्री पद दे दिया गया है, लेकिन वो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो जिस दिन उसने कार्यपालिका के रूप में शपथ ग्रहण किया है उस तिथि से 6 माह के भीतर उसे अनिवार्य रूप से विधायिका की सदस्यता हासिल करनी होगी, अन्यथा उसे कार्यपालिका का पद छोड़ देना होगा। क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का पद वही धारण कर सकता है जो विधायिका का सदस्य हो। यही कारण है, क्वेश्चन आते हैं हमारे पास बराबर प्रतियोगिता परीक्षा में कि अगर किसी व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाता है जो लोकसभा या राज्यसभा अथवा राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो कितने दिनों के अंदर उसे सदस्यता लेनी होती है विधायिका की, यानी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद। तो 6 माह के भीतर अगर वो नहीं ले सकेगा त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो संसदीय प्रणाली की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता होती है कि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच अनन्य संबंध होता है। कार्यपालिका विधायिका के ही सदस्य होते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति, या ऐसा समझिए कार्यपालिका सामूहिक रूप से, कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कार्यपालिका को, अब कार्यपालिका के लिए, शासन के लिए जो उत्तरदायित्व है कार्यपालिका का, जो कार्यपालिका मंत्री जो शासन चलाते हैं उसके लिए उनको विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। यानी विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य थे, शासन के संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे और कार्यपालिका के सदस्य को अनिवार्य रूप से विधायिका में उपस्थित होकर के सामूहिक रूप से उनके उत्तरदायित्व के सिद्धांत का निर्वहन करना होगा, यानी उनको प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसीलिए कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह भी विशेषता हमारे भारत में देखने को मिलती है। कार्यपालिका का तात्पर्य मंत्रियों से है, मंत्री परिषद से है, और विधायिका का तात्पर्य संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से है केंद्र में, और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद से है। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र का शासन हो या राज्य का शासन हो, दोनों जगहों पर उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखने को मिलता है। और दोनों जगहों पर कार्यपालिका विधायिका में उपस्थित होकर शासन के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न का आधिकारिक उत्तर देते हैं। और इसी का उदाहरण दिखाई देता है प्रश्न का, क्वेश्चन आवर के दौरान, जहां विधायिका के सदस्य, लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न पूछते हैं और कार्यपालिका को प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण अपने भारत में प्रश्नकाल के रूप में देखा जाता है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली की बहुत ही प्रमुख विशेषता होती है बच्चा लोग कि यहाँ ऐसा समझें
कि यहाँ द्वैध कार्यपालिका, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, द्वैध कार्यपालिका की विशेषता होती है। द्वैध कार्यपालिका का मतलब नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। जहाँ जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहाँ वहाँ कार्यपालिका के दो प्रधान होंगे ही होंगे। एक नाम मात्र का प्रधान, जिनको संवैधानिक प्रधान भी कहते हैं, जो संविधान की तरफ से प्रधान बनाए जाते हैं, और एक वास्तविक प्रधान, जो संविधान की तरफ से तो डायरेक्टली प्रधान नहीं बनाए जाते हैं कह के, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है कि वास्तविक प्रधान कोई और हो जाता है। तो हमारे भारत में भी का संसदीय शासन प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर है। तो निश्चित रूप से बच्चा लोग दोनों स्तर पर कार्यपालिका के दो प्रधान दिखाई देते हैं, नाम मात्र के प्रधान और वास्तविक प्रधान। जैसे केंद्र के शासन की बात करें तो केंद्र के शासन में नाम मात्र का प्रधान या वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति है, नाम मात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट एंड रियल हेड इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो चूंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री होता है, तो व्यवहार में हम लोग कह देते हैं कि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं, वास्तविक प्रधान केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है। और चूंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री है और शासन में इसी की भूमिका केंद्रीय है, इसीलिए कह देते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। राज्य शासन की बात करें तो राज्य शासन में राज्यपाल जो है यह नाम मात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान राज्य मंत्रिपरिषद होता है। अब यहाँ सवाल ये है, ध्यान में रखना है कि वास्तविक प्रधान और नाम मात्र का प्रधान शब्द का प्रयोग संविधान नहीं करता। जब संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, तो पता चलता है कि ओ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है। कैसे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग तथा सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस बात से क्लियर है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहयोग या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में स्पष्ट रूप से 74(1) में लिख दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। हालांकि 44वें संशोधन द्वारा इसको थोड़ा सा लिबरल किया गया, थोड़ा सा उदार किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को केवल एक बार वापस कर सकता है, दोबारा जिस रूप में मंत्रिपरिषद उसके पास भेजे उसे मानना ही होगा। तो इन प्रावधानों से स्पष्ट है, खास करके 42वें संशोधन के बाद स्पष्ट हो गया कि मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति को सलाह दिया है उसको मानने के राष्ट्रपति बाध्य है। तो जब राष्ट्रपति सारा काम मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा और मंत्रिपरिषद के सलाह को मानना उसकी बाध्यता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति केवल दिखाने के लिए या नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान है, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। यही स्थिति राज्य में राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद की है। तो हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली में द्वैध कार्यपालिका की व्यवस्था होती है। अपने भारत में
केंद्र और राज्य दो स्तर पर संसदीय प्रणाली है और दोनों स्तर पर यह विशेषता देखी जाती है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता होती है कि विधायिका के निम्न सदन अस्थायी होते हैं, अर्थात इन्हें भंग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र की विधायिका में संसद है, और संसद का निम्न सदन है, संसद का निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। राज्य के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, इसके भी दो सदन होते हैं, निम्न सदन को विधानसभा, उच्च सदन को विधान परिषद। तो संसदीय शासन प्रणाली जहाँ जहाँ भी होगी वहाँ निम्न सदन को भंग किया जाता है, 5 वर्ष में भंग हो जाता है। जैसे केंद्र की विधायिका का निम्न सदन लोकसभा है और राज्य की विधायिका का निम्न सदन विधानसभा है, तो यह भी भंग होता है और अस्थायी सदन है। और ये जो दोनों उच्च सदन है, केंद्र की विधायिका में राज्यसभा और राज्य की विधायिका में विधान परिषद, ये अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होते। तो जहाँ जहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे वो ब्रिटेन जन्मदाता देश में हो, चाहे भारत में हो, ये 4 विशेषताएं अनिवार्य रूप से देखी जाती हैं। जब हमारे सामने यह प्रश्न पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये सभी होती हैं। भारत में देखी जाती है तो बिल्कुल देखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह पूछा जाता है कि इन चारों में सबसे प्रमुख विशेषता किसको माना जाता है। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि ये चारों विशेषताएं संसदीय प्रणाली की ही है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख जो विशेषता मानी जाती है, तो सबसे प्रमुख, जब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी होती है, आप निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि सबसे प्रमुख विशेषता दूसरी होती है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है जो भारत में देखी जाती है। और इसके ठीक अलग है ना, अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली होती है। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका तथा विधायिका, अलग अलग होते हैं, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका तथा विधायिका अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व। विधायिका के प्रति नहीं होती है, लेकिन विधायिका के प्रति नहीं होती। कार्यपालिका जो होता है वो डायरेक्टली जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका क्योंकि दोनों में भी कार्यपालिका कभी विधायिका में उपस्थित नहीं होती है ना। और तीसरी बहुत ही प्रमुख विशेषता कि यहाँ एकल कार्यपालिका की व्यवस्था होती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। याद रखें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। पार्लियामेंट्री सिस्टम का जनक तो ब्रिटेन जरूर है, और अपने इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो हम लोग सारा एग्जाम्पल इंडिया से लिए हैं। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ एक को प्रधान होता है राष्ट्रपति, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ भी अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ वहाँ कार्यपालिका का एकल प्रधान होता है। ठीक इसके अपोजिट कार्यपालिका तथा विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व विधायिका के प्रति नहीं होती है। एकल कार्यपालिका का प्रावधान होता है। अध्यक्षीय प्रणाली का बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका में देखने को मिलता है। और एक और आपको बता दें, जहाँ कुछ सवाल हमारे आते हैं, याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली के अन्य नाम, क्योंकि हम लोग के यहाँ संसदीय प्रणाली है ना, तो ये काफी पूछे जाते हैं। संसदीय प्रणाली के अन्य जो नाम होते हैं, उनमें एक याद रखिए, वेस्टमिंस्टर सरकार, एक इसको कहते हैं कैबिनेट सरकार, एक इसको कहते हैं उत्तरदायी सरकार, एक इसको कहते हैं प्रधानमंत्री सरकार। ये चारों जो नाम है बच्चा लोग, ये चारों जो नाम है, यह संसदीय प्रणाली का ही नाम है। वेस्टमिंस्टर इसीलिए कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है, वो संसद है, वो वेस्टमिंस्टर नामक स्थल पर है, जहाँ से संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ। तो वेस्टमिंस्टर सरकार, कैबिनेट सरकार इसीलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर विथ, इन्हीं की भूमिका सबसे प्रबल होती है। इसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदीय प्रणाली में शासन का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। शासन की समस्त गतिविधियां प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, इसीलिए इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। चलिए बच्चा लोग, मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आप कहीं भी आप इस पर सवाल, पीटी हो, मेल हो, कहीं भी आप इस पर आसानी से सवाल बना सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो विद्यापीठ की तरफ से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंटेंट को, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री के साथ बीपीएससी विद्यापीठ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।